कुछ लोग ज़िंदगी में अपने लिए नई लकीर खींचते हैं जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाती है। आज चलते चलते हम जिस शख्सियत के पास पहुँचे हैं वो यूपी की सियासत में उनका नाम बड़ा दखल रखता है। पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन सियासत की नब्ज़ टटोलने में भी माहिर हैं। वैसे तो बच्चों के डॉक्टर हैं लेकिन सियासत में भी बच्चों वाला ही दिल रखते हैं, यानी एकदम साफगोई की सियासत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप डॉक्टर थे, मरीजों की नब्ज टटोलते टटोलते कब डॉक्टर हैं भी, हाँ, मरीजों की नब्ज टटोलते टटोलते कब मन हुआ कि नहीं चलो अब सियासत की नब्ज टटोलते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे फादर मदर दोनों ने राजनीति में और जनसेवा में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई। और चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, उस समय हमारे फादर साहब का ख़ास काम ये था, जो लोग जेलों में बंद हैं या किसी की तबीयत ख़राब है उनकी देखभाल करना। तो और हमारी माताजी ने भी समाज सेवा में काफ़ी काम किया, राजनीति में भी काम किया, और इस तरह से वो दोनों ही लोगों ने समाज की सेवा में अग्रणी योगदान दिया। हमारा भी काम ये रहा, जब से इस प्रोफेशन में आए, मेडिकल प्रोफेशन में आए, तब से लोगों की सेवाएं की, चाहे वो पोलियो इराडिकेशन का हो, वैक्सीनेशन का हो, मेल न्यूट्रिशन के लिए हुआ हो, जो भी काम हम समाज सेवा के लिए कर सकते थे, गरीबों का बहुत ही हर तरह का ख्याल रखना, ये परिवार से ही हमें मिला और वही हमने किया। राजनीति में हमारा शुरू में आने का कोई वो नहीं था, फिर कुछ हालात ऐसे हुए कि हम राजनीति में आए और 2012 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से हम जीते। वो दौर था जो सपा का एक दौर कहा जाता था। साल 2012 में सपा की सरकार भी बनी। सपा नहीं छोड़े होते और अगर सपा से ही जीत गए होते तो मंत्री भी बन गए होते साल 2012 में ही। तो हमारा तो ये है, 2007 में हम लड़े, फिर 12 में लड़े, 12 में जीते। 12 में हम जीते करीब 20,000 वोट से, 17 में हम जीते 25,000 वोट से, और इस बार हम जीते लगभग 32,000 वोट से। तो हर बार जनता का स्नेह, जनता का प्यार हमें बढ़ता ही गया, और आज भी हम जनता से जुड़े हुए हैं। हम तो आम जनता के आदमी हैं और आम जनता से ही हमारा संबंध ज़्यादा रहता है। 2012 में आपने बीजेपी से चुनाव जीता, 3 बार से मंत्री रह चुके। जो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये टटोल लिया था, बरेली की जनता है वो बीजेपी को ही मौका देती है, किसी दूसरे पार्टी को नहीं देती, इसीलिए तुरंत शिफ्ट करके पहले ही चुनाव के बाद? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बरेली की जनता और हमारा समाज बीजेपी के लिए ज़्यादा प्रोन है, बीजेपी को ज़्यादा लाइक करता है। और हमारे बरेली शहर में कई दफ़ा बीजेपी के विधायक जीते हैं, और हमारा समाज जो था वो बीजेपी के फेवर में था। हमसे भी लोगों ने, जनता ने भी जोर डाला, और उसके बाद हम 2012 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, और उसके बाद 17 में भी लड़े, 22 में भी लड़े, तीनों बार जीते। बरेली में बीजेपी की जो बादशाहत है उसकी वजह क्या है? देखिए, ऐसा है, इधर सन 14 में जब से मोदी जी आए हैं और सन 17 में जब से योगी जी आए हैं, न केवल बरेली में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की बादशाहत है और बढ़ रही है। लेकिन वहाँ तो बीते 35 सालों से ही वो बादशाहत है। देखिए, उधर ये बात आप सही कह रहे हैं, पिछले लगभग 35 साल से वहाँ पे बीजेपी का ही विधायक हो रहा है। हमारा जो क्षेत्र है उसमें जब से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ, तब से बहुत सा वो क्षेत्र जो बीजेपी का नहीं था वो हमारे क्षेत्र में जुड़ा, लेकिन वो हमसे जुड़ा हुआ था, इसलिए उन लोगों ने हमें भारी बहुमत से जिताया। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा का बरेली के अंदर प्रभुत्व है और पहले भी था। आप MBBS हैं, बरेली में हॉस्पिटल भी चलाते हैं, आज भी जाते हैं हॉस्पिटल में? अब नहीं जा पाता, समय का अभाव रहता है। जी हाँ, बाहर रहना होता है। बरेली जब रहता हूँ तो जाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा अब समय अस्पताल में, अपने डे केयर सेंटर में नहीं दे पाता। आप वन मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री, और प्रदूषण का एक मुद्दा है जो बहुत गहराता जा रहा है और बहुत बड़ा संकट है। आप बच्चों के डॉक्टर भी हैं और सबसे ज़्यादा प्रभाव प्रदूषण का बच्चों पर ही हो रहा है। देखिए, प्रदूषण से एयर क्वालिटी गिर जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन पार्टिकल बढ़ जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर धूल बढ़ जाती है। इस सबसे बड़ा नुकसान होता है, ख़ास तौर से ऐसे मरीज़ जिनको सांस की बीमारी होती है,
ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, टीबी है, लंग कैंसर है, थ्रोट कैंसर्स हैं, थ्रोट की और बीमारियां हैं। उसके अलावा इससे जिस्म के हर पार्ट पे फ़र्क पड़ता है पॉल्यूशन का, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सही तरीके से, लंग्स ख़राब हो जाएंगे तो हर ऑर्गन पे इफ़ेक्ट होता है। तो मैं ये कहूँगा पॉल्यूशन जो है बहुत बड़ी समस्या है और पॉल्यूशन को कम करने में हर एक को अपना योगदान करना चाहिए। पॉल्यूशन के लिए रोकथाम में हमको कोशिश ये करना चाहिए कि धूल कम से कम उड़े, हमारी धुआं कम से कम हो, और साथ ही साथ हमको जो धूल रेता वगैरह है, मकान बनाने पे रेता वगैरह रखी जाती है और वो उड़ती है, उसको ढक के रखें या उस पर छिड़काव करें। ये तो पब्लिक फोरम पे बातें हो गई। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, क्या प्रयास कर रही है प्रदूषण को कम? गवर्नमेंट प्रदूषण के लिए कर रही है इंडस्ट्रीज से, जो इंडस्ट्रीज़ में जिनसे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो, उनके लिए वहाँ पे चेकिंग होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि यहाँ से चिमनी से धुआं तो ज़्यादा नहीं निकल रहा है, और धुआं निकल रहा है तो किस तरह का धुआं निकल रहा है, और यहाँ का जो पानी निकल रहा है वो किस तरह का है, नदियों में जो जा रहा है पानी वो इस स्तर का है जिसमें कि गंदगी बहुत ज़्यादा ना हो, तभी तो नदी साफ़ रहेगी। और नदियाँ भी हमारी पहले के मुकाबले साफ़ हैं। एयर क्वालिटी में ज़रूर, एयर क्वालिटी का तो ये है, ये अक्टूबर में पूरा एरिया एक एयर शेड बन जाता है, जिसे कहते नहीं है, एक कमरे के अंदर छत है, अगर छत की ऊंचाई कम होगी तो उसमें आपको एयर मूवमेंट उतना नहीं मिलेगा, अगर छत की ऊंचाई ज़्यादा होगी तो आपका एयर का मिक्सिंग ज़्यादा होगा। तो ये जो एयर शेड बनता है इसकी वजह से पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ता है। न्यू कंस्ट्रक्शन होता है तो उससे जो धूल उड़ती है, जो पुरानी बिल्डिंग कोई गिराई जाती है उससे जो धूल उड़ती है, और सड़क की जो सफाई होती है उससे धूल उड़ती है, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा एयर पॉल्यूशन बढ़ाता है। कुछ निजी सवाल कर लेते हैं, सियासी ज़िंदगी से ही जुड़ा हुआ है। आप यूपी की सियासत में कायस्थों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, बीजेपी के नज़रिए से देखा जाए तो, और आप समय समय पे ये बात भी उठाते रहे कि कायस्थों को सियासी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी समाज का लीडर जब उभरता है, एक अपनी पहचान बना लेता है, तो वो नहीं चाहता कि उसके समकक्ष कोई दूसरा लीडर भी खड़ा हो, लेकिन आपके मामले में ये अलग है। आप अपील कर रहे हैं कि कायस्थों को सियासत में आना चाहिए। देखिए, हम ये चाहते हैं, कायस्थ बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में है, कायस्थ बुद्धिजीवी है, कायस्थ देश प्रेमी है, कायस्थ पढ़ा लिखा है और वो देश की बेहतरी के लिए काम कर सकता है। तो हम चाहते हैं कायस्थों का और ज़्यादा योगदान हो, और कायस्थों ने आज़ादी के टाइम से अब तक बहुत काम किया है। कायस्थों में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए। स्वामी विवेकानंद, अध्यात्म के क्षेत्र में उनका मुकाबला नहीं है, उन्होंने जो नाम पैदा किया वो आज दुनिया में है। मोदी जी उनको अपना गुरु मानते हैं। राजनीति के क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अगर हमें आज़ादी मिली उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस के अंदर उन्होंने बहुत काम किया, जनता में बहुत काम किया, और उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ सेना खड़ी कर दी थी, आज़ाद हिंद फौज, और रंगून के अंदर झंडा फहराया था। तो मैं कहूँगा कायस्थों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में मैंने बताया स्वामी विवेकानंद, आदरणीय महेश योगी जी, जिन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन दिया, और आज भी दुनिया में दोनों ही महात्माओं का बहुत नाम। उपन्यास के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद, कवि महादेवी वर्मा, और हमारे समाज सेवा में राजा राम मोहन राय, बंगाल के अंदर जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म करने में उनका योगदान रहा। तो मैं कहूँगा इसी तरह से हमारे सिनेमा में अमिताभ बच्चन, इन लोगों का अपने अपने क्षेत्र में कोई मुकाबला नहीं। संगीत में मुकेश, तो ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग और आगे बढ़ें। राजनीति में मैं कहूँगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम तो है ही, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और सभी लोगों ने काफ़ी काम किया। और मैं चाहता हूं हमारे समाज के लोग इसी तरह से देश की सेवा करते रहें, देश को और आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहें। अगर देश है तो हम सब हैं,
देश नहीं है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारा समाज देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हम चाहते हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, देश को आगे बढ़ाएं और आत्मनिर्भर भारत बनाएं, विकसित भारत बनाएं। असुरक्षा नहीं होती है जब आप ये कहते हैं कि कायस्थों को और भागीदारी बढ़ानी चाहिए? नहीं, असुरक्षा क्या मतलब? सियासत में असुरक्षा। देखिए ऐसा है, सियासत में असुरक्षा किस बात की सुरक्षा? हम चाहते हैं सब लोग आगे बढ़ें, सब काम करें, देश की सेवा करें। जो आदमी जिस जगह भी है वो काम करें। और मैं ख़ास तौर से जोर देता हूँ राजनीति में आने के साथ साथ नौजवानों से कि अपनी नॉलेज बढ़ाओ, खूब पढ़ो, मेहनत करने की आदत डालो, काम करने की आदत डालो। जो लोग खाली पहले नौकरी पेशा थे उनसे मैं कहता हूँ आज नौकरी मांगने वाले के साथ साथ नौकरी देने वाला बनो। एंटरप्राइजिंग लोगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सियासत में भी एक समय तो ऐसा था ना सर कि 50 से ज़्यादा तो विधायक रहते थे कायस्थ समाज से। यूपी की आप बात कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं, एक समय था। अब हम चाहते हैं हमारे समाज के लोग फिर आगे आएँ। आज बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ कायस्थों के वोट काफ़ी बड़ी तादाद में हैं और मैं चाहता हूँ और कायस्थ एक तरफा वोट भाजपा को डालते हैं। माना जाता है, ये तो एकदम अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड है। बिहार में भी हमने वही देखा। बिहार में भी है और यूपी में भी है और ज़्यादा यूनिटी आनी चाहिए। मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में और ज़्यादा सहयोग बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कायस्थ समाज और ज़्यादा सहयोग कर रहा है। बिहार के नतीजों पे आपने नज़र डाली होगी, कैसे देख रहे हो उसको? बिहार के नतीजे बहुत अच्छे हैं। हमारी पार्टी को उसने एक बड़ी ताकत दी है। मोदी जी और योगी जी ने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ वहाँ बड़ी संख्या में पार्टी जीती। और ये समझिए इस बात का तो अपोजिशन वालों का अंदाज़ा ही नहीं था कि इतने कम सीटें उनकी आएंगी। और लेकिन जब रिज़ल्ट निकले तो सब लोग देख के चौंक गए। 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा लैंडस्लाइड विक्ट्री है। तो मैं कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे JP नड्डा जी अध्यक्ष ने बहुत अच्छा वहाँ पे पार्टी का प्रदर्शन कराया। इसके लिए मैं पार्टी को और अपने सभी सीनियर लीडर्स को बहुत बहुत बधाई दूंगा। संगठन का प्रयास दिखा है बिहार में, क्या वही संगठन का प्रयास यूपी में भी दिखेगा? ज़रूर दिखेगा। क्या उम्मीदें हैं यूपी से? यूपी में पिछली बार इस बार से ज़्यादा सीटें आएंगी अगली बार। आप वन और पर्यावरण मंत्री हैं। कहा जाता है कि किसी भी राज्य के टोटल एरिया का 1/3 वन होना चाहिए, लेकिन यूपी में ये हिसाब गड़बड़ है। 10% के करीब पूरा जंगली क्षेत्र है। इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए ऐसा है, जब से उत्तराखंड अलग हुआ है, उत्तराखंड के अंदर ज़्यादातर वन का क्षेत्र था, जंगल का क्षेत्र था, जो अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में एकदम काफ़ी कम हो गया। और आज जंगल का क्षेत्र आज़ादी के बाद से इस हिस्से में हमेशा कम ही हुआ। जब से उत्तराखंड बना तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल वन क्षेत्र और कम हो गया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में वन क्षेत्र बढ़ा है। इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है आपके मंत्रालय की तरफ से, और या फिर लोगों से आप क्या अपील करेंगे? इसके लिए हम यही कह रहे हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। हमारे मोदी जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती, और उन्होंने उसके लिए कहा है। और ये मोदी जी का ही करिश्मा है जो आम जनता पेड़ लगाने पे लग गई। 37 करोड़ से ज़्यादा पेड़ एक दिन में लगा दिए और हमारा वन का क्षेत्र पहले से बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है आगे आने वाले समय में ये क्षेत्र और बढ़ेगा और इससे हमें कम से कम ऑक्सीजन अच्छी मिल रही है। और ऑक्सीजन का महत्व कोरोना काल में सबने समझ लिया है। और फल का पेड़ लगाओ तो और अच्छा है, फल निकलेंगे, बच्चे खाएंगे, उनका यार दोस्त खाएंगे। तो इस तरह से हर घर में एक पेड़ फल का ज़रूर होना चाहिए। जिनके घरों में जगह नहीं है, कब्ज नहीं है, तुलसी का पेड़ लगा लो, कोई और गमले में पेड़ लगा लो, लेकिन कुछ ना कुछ पौधे ज़रूर होना चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 साल में जब से योगी जी आए हैं, उन्होंने पौधा लगाने पे बहुत जोर दिया है। पिछले 8 साल के अंदर 242 करोड़ पेड़ लगे हैं, मामूली बात नहीं है। और ये पेड़ बड़ी संख्या में इनमें से जीवित भी हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है
और ऑक्सीजन का कंटेंट भी इतना सब कुछ होने के बाद भी कम नहीं हुआ है। पर्यावरण की बात हो रही है तो इको टूरिज्म की बात करते हैं। यूपी इको टूरिज्म का हब बनता जा रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स जलाशयों पे लगाया जा रहा है। इससे इकोनॉमी पे कितना असर पड़ रहा है? देखिए, अगर कहीं पर भी टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ की इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। आप मामूली सी बात देखिए, अयोध्या की बात करूँ, जब से हमारा मंदिर बना है, 500 साल बाद ये मंदिर बना, वो दिन हमारे जीवन में आया, ये भी एक बड़ी बात है। 500 साल में जाने कितनी पुश्तें खप गई और ये मंदिर नहीं बन पाया। हम लोग खुशनसीब हैं जो हमारे जीवन काल में अयोध्या में मंदिर बना, रामलला अपनी सही जगह पे विराजमान हुए। तो मैं ये कहूँगा आज अयोध्या में टूरिज़्म बहुत बढ़ा है। कुंभ में जब कुंभ में जो हुआ इस बार, जहाँ 37 करोड़ से ज़्यादा लोग आए, तो वो अयोध्या भी बहुत गए। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अयोध्या गए। तो मैं ये कहूँगा, और वहाँ पर इंतज़ाम हमारी सरकार ने, सड़कें चौड़ी करी हैं, वहाँ की सफाई व्यवस्था दी है, वहाँ पर हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। और यही वजह है वहाँ पे होटल बढ़ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बढ़ रहे हैं, खाने पीने की ढाबे बढ़ रहे हैं, तो इस सबसे इकोनॉमी बढ़ती है, लोगों को रोज़गार मिलता है। तो मैं कहूँगा कि जहाँ भी टूरिज़्म बढ़ेगा वहाँ की लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, होटल्स बनेंगे, रिसॉर्ट्स बनेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, वहाँ की लोकल चीज़ों की बिक्री बढ़ेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस तरह से वहाँ पे इकोनॉमी बढ़ी। हमारा पूरा इंटेंशन ये है कि दुधवा देखने जाने वाले वन प्रेमी ज़्यादा लोग जाएं, बच्चे ज़्यादा जाके देखें। और अब तो वहाँ पर एनिमल्स की संख्या भी बढ़ गई है। पीलीभीत, दुधवा, करतनिया घाट, इन सभी जगहों पे लोगों को टाइगर आसानी से मिल रहा है। अगर 10 लोग जाते हैं तो उसमें से 8 या 9 कहते हैं मुझे टाइगर वहाँ देखने को मिला। बोले हम बहुत जंगलों में गए, हमें टाइगर नहीं मिला, लेकिन पीलीभीत में घुसते ही हम गए तो एक नहीं 2-2 मिले एक साथ। पिछले कुछ सालों में एनिमल्स का नंबर बहुत बढ़ गया है और यही वजह है कि लोगों को बड़ी संख्या में आसानी से टाइगर, अन्य गेंडा और अन्य एनिमल देखने को मिल रहे हैं। हाथी भी बहुत आ गए हैं नेपाल से। नेपाल और इधर के हमारे तराई बेल्ट के जो हैं जंगल आपस में मिले हुए हैं, एनिमल्स का आना जाना लगा रहता है। उसके अलावा जंगलों के अंदर भी हमारे वेटलैंड्स हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं, तालाब हैं और उनमें इन दिनों में जाड़े में विदेशी चिड़ियाँ बहुत आती हैं और वो जाड़े भर यहीं रहेंगी और इन चिड़ियों को देखने बहुत लोग जाते हैं। चिड़ियों का देखने का अलग ही आनंद है, चिड़ियों की कहकहाट सुनने का अलग ही आनंद है। और बड़ी संख्या में हमारे जो वेटलैंड्स हैं उन पे चिड़ियाँ आती हैं और वो वहाँ रहती हैं, वहीं अंडे देती हैं, बच्चे होते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें लेके उड़ जाती हैं। तो मैं कहूँगा हर साल जाड़े में ये रहता है हमारे यहाँ और इस तरह से हम इको टूरिज़्म बढ़ा रहे हैं। इको टूरिज़्म को और बढ़ाना है, जगह जगह जहाँ वेटलैंड्स हैं उनको और बेहतर बनाना है और ख़ूबसूरत बनाना है। नेचुरल ब्यूटी को हमें प्रोत्साहित करना है ताकि ऐसे हमारे नौजवान, हमारे परिवार के लोग, हमारे प्रदेश के लोग क्या बल्कि हमारे प्रदेश के बाहर के लोग और दुनिया से लोग आएँ यहाँ के इको टूरिज़्म देखने, यहाँ के जंगल देखने। आपने कहा था कि वन विभाग के जितने भी टूरिज्म वाले जगह है, पर्यटन स्थल है, वहाँ टूरिज्म से जोड़ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उसके लिए कितना प्रयास किया जा चुका है, कितना प्रयास बाकी है? देखिए ऐसा है, इसके लिए काफ़ी प्रयास किया गया और प्रयास और किया जा रहा है। हमने ये किया है कि हमारे जो भी नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, वहाँ पर जो सफारी चलती हैं वो सफारी आसपास लोगों की हों ताकि उन्हें रोज़गार मिले। ड्राइवर्स हों आसपास के हों, गाइड हों, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी पढ़ाई हो, उनको व्यवहार में फ़र्क लाया जाए और लेकिन हों लोकल लोग। कैंटीन जो बने वहाँ पे वो लोकल लोगों की बने। वहाँ पर जो भी हम एकोमोडेट कर सकते हैं लोकल लोगों को करें और साथ ही साथ लोकल लोगों से कहा जाता है कि आप अपने यहाँ की कोई चीज़ बनाइए, जो आप बनाइए उसको हमारे टाइगर रिजर्व के गेट पे हम उन्हें दुकान देंगे और उनसे कहेंगे तुम करो यहाँ पे अपनी लोकल बनाई हुई चीज़ें बेचो, जैसे शहद है या और कोई कपड़े हैं, कोई खिलौने हैं, जो भी चीज़ वहाँ बनती है वो वहीं गेट पे उनको जगह दी जाएगी कि तुम बेचो, ताकि उनका प्रोडक्शन हो, उनका सेल हो और इसके साथ ही साथ
हम ये भी कोशिश कर रहे हैं उनको पैकेजिंग के बारे में बताया जाए कि किस तरह से अच्छी पैकेजिंग करके अपना वही माल सही दाम में बिके। अगर पैकिंग अच्छी होती है तो बाहर के लोग आते हैं, उसे देखते हैं, तो उसमें उसके और ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पर हम लोग लोकल चीज़ों को बढ़ाने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और जो हमने कैंटीन रखी है उसमें ये किया है कि भाई तुम जो खाना दे रहे हो वो खाना दो और उसमें साथ एक लोकल डिश दो, जो वहाँ की हर जगह की अपनी एक अलग होती है स्पेशलिटी, वो भी दो। और साथ ही साथ जहाँ होटल्स और रेस्टोरेंट हैं उसके साथ साथ हम डोमिसिलियरी एकोमोडेशन भी बढ़ा रहे हैं और टूरिस्ट को वहाँ का खाने का भी स्वाद मिले, वहाँ का नाश्ते का भी स्वाद मिले। तो इस तरह से वहाँ के लोगों की इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, उनको काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल। आप चूँकि बरेली से हैं, कुछ कोर पॉलिटिकल सवाल भी कर लेते हैं। बरेली में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है सरकार का, और इसको सितंबर में हुए हिंसा से जोड़ा भी जा रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके के सियासी सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए और अगर है तो स्वयं हटा लेना चाहिए। कंपाउंडिंग जहाँ पॉसिबल है वहाँ कंपाउंडिंग कराई जाए ताकि किसी का भी जो बना हुआ मकान है अगर कंपाउंड हो सकता है तो ना तोड़ा जाए और बाकी नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए। संसद का सत्र चल रहा है, उसको एसआईआर को मुद्दा बनाया जा रहा है। संसद के सत्र में यूपी में भी एसआईआर हो रहा है, आप विधायक भी हैं बरेली से। एसआईआर में लोगों को क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत आ रही है? आपके यहाँ कोई शिकायत आई है? देखिए, ऐसा है, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है और इसमें देखा जाना चाहिए। बहुत से लोग 6-6 वोट बने हुए हैं उनके, एक वोट से वोट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारे भारत के नेशनल हैं उनके वोट बनना चाहिए। तो हर वो आदमी जिसका एक वोट बना हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं। परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्होंने 4-4 जगह से अपने वोट बनवाए हुए हैं। 4-4 वोट बने हुए हैं, गांव में भी बना हुआ है, शहर में भी बना हुआ है, एक बराबर के मोहल्ले से बना हुआ है, एक ही मोहल्ले में 4-4 वोट उन्होंने अपने बना रखे हैं। तो उन लोगों को दिक्कत है। बाकी एसआईआर बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारे नेशनल्स को, जो विदेशी आए हुए हैं, जो बाहर के देशों से लोग आए हुए हैं, उनका वोट भी जैसे बनवा लिया, वो गलत है। उनको वोट देने का हिंदुस्तान में कोई हक़ नहीं है। जो हिंदुस्तान के नेशनल्स हैं, जो हिंदुस्तान के वासी हैं, उनको वोट देने का, जो भारतवर्ष के रहने वाले हैं उनको वोट देने का हक़ है और उन्हीं का वोट होना चाहिए। अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर ना सिर्फ सवाल खड़ा कर रहे हैं बल्कि अपने ही नेताओं को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में एसआईआर हो गया तो मैं आपको टिकट ही नहीं दूंगा। देखिए, ऐसा है, एसआईआर एक अच्छी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। अगर अखिलेश जी ऐसा कर रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। काशी तमिल संगमम बनारस में हो रहा है। पीएम मोदी ने इस आयोजन को, जब 4 साल पहले ये आयोजन शुरुआत हुआ था इसका, तो पीएम मोदी ने कहा था कि इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होगी। आपको क्या लगता है ये प्रयास कितना मैं इस सफल बात होता को है? बिल्कुल सही मानता हूँ, ये बात बहुत अच्छी है। एक भारत सफल भारत की जो उनकी परिकल्पना है वो बहुत अच्छी है और एक दूसरे स्टेट्स में आपस में और ज़्यादा प्रेम भाव होना चाहिए, एक दूसरी जगह आना जाना होना चाहिए, एक दूसरे की लैंग्वेज सीखना चाहिए। आज मैं भी पिछली बार भी गया था, अब की बार जाऊंगा और जाके वहाँ वाड़क्कम मैया ही कहूँगा, वड़क्कम काशी। वाड़क्कम काशी। इस बार भाषा पे ही जोर भी दिया गया है, जो थीम रखा गया है वो यही है कि आओ तमिल सीखें। हाँ, बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। तमिल भी बहुत अच्छी भाषा है, जानना चाहिए, सीखना चाहिए। चलते चलते में जब आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं, कुछ नाम मैं लूँगा, एक शब्द जो भी आपके दिमाग में आएगा उस नाम को सुनते ही आपको बताना होगा। योगी आदित्यनाथ। योगी जी तो हमारे बहुत ही सम्मानित और इतना काम कर रहे हैं वो कुछ कहना नहीं। उन्होंने यूपी के लिए जो काम किया वो आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ जितना उन्होंने 8 साल में कर दिया। हमारे वृक्षारोपण में बहुत काम किया और लॉ एंड ऑर्डर में तो उनका जवाब नहीं है। आज न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में उनका नाम लिया जाता है। यूपी की लॉ एंड ऑर्डर जितना संभाल दिया उन्होंने, उसका कोई मुकाबला नहीं है। यूपी की लॉ एंड ऑर्डर
आदमी विश्वास नहीं करता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी सुधर सकती है, लेकिन जब यहाँ आके देखता है तो कहता है भाई मोदी जी, योगी जी ने तो कमाल कर दिया। और यही वजह है कि आज यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। जो इंडस्ट्रीज़ पहले यहाँ यूपी को छोड़ के बाहर जाने का सोच रही थी, उन्होंने यूपी में अपना और एक्सटेंशन कर रही हैं। पिछली बार जब MOU हुए इंडस्ट्रियलिस्ट के, तो देश दुनिया से, न केवल देश से बल्कि देश के बाहर से लोग आए कि यूपी में हम अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। और 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का MOU हुए, जो एक बड़ी बात है। 15 लाख करोड़ से ज़्यादा के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही हैं और हो चुकी हैं, और अब जल्दी ही और होंगी, जिससे यूपी का डेवलपमेंट होगा, यूपी के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यूपी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और हर चीज़ में फ़ायदा आएगा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया उसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है, और काम नहीं ख़त्म होंगे, इतने काम किए हैं। बिल्कुल, तो मैं इसी लेकर था, ये रैपिड फायर एक शब्द में अगर योगी जी को आपको डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे? योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए जितने काम किए हैं उसके लिए जितना कहा जाए वो थोड़ा है। PM मोदी। PM मोदी ने तो पूरे देश में वो काम सन 14 से करके दिखा दिया, जिसका कि आज दुनिया मान रही। और मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज़्यादा सम्मानित नेताओं में से एक है। उनका जितना सम्मान होता है उसका कोई मुकाबला नहीं। जहाँ जाते हैं मोदी मोदी हो जाते हैं। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के बारे में तो मैं यही कहूँगा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी। राहुल गांधी को तो और ज़्यादा सद्बुद्धि देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो चलते चलते में आज हमारे मेहमान थे यूपी सरकार में मंत्री अरुण सक्सेना जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए DD UP।